ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकर। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज सर सप्ताह का अंत है, बस कौन सी सबसे बड़ी खबर है? शुभम, सप्ताह का अंत तो है, लेकिन खबरों का बहुत बड़ी और नई खबरें हमारे पास हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक अजीब तरीके का करेंसी वार यूरोप और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है, और वो कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को और भारत को और हम सबको असर कर रहा है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व ने आने वाले समय में जिस मंदी की संभावना जाहिर की है, उसे सपोर्ट करने वाले या उसे और ताकत देने वाले कौन कौन से कारक हैं जो बाजार में हमें बता रहे हैं कि परिस्थितियां दुनिया के बाजारों की अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। बिल्कुल। तो करेंसी वॉर कहाँ छिड़ा, क्यों छिड़ा, क्या असर हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे होंगे जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा होंगे। शुरुआत हम करेंगे जर्मनी से। जर्मनी पर गहरी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं, ये अंशुमान जी से समझेंगे। दुनिया भर में छिड़ी करेंसी की नई जंग, मॉनसून की बारिश, कहीं खुशी कहीं गम, कमोडिटी बाजार से मिलने लगे मंदी के संकेत, महंगाई तोड़ रही लोगों की खपत, और क्या बंद होने वाली है फ्री राशन की स्कीम। जी हाँ, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फ्री राशन की स्कीम अब सरकार के बजट पर भारी पड़ रही है। बंद होगी नहीं होगी, इस पर अंशुमान जी का नजरिया जानेंगे। लेकिन शुरुआत यूरोप से। यूरोप में रूस की गैस के सबसे बड़े खरीदार जर्मनी में आने वाले दिनों में गैस की किल्लत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम से पहले ही सामान्य सप्लाई के मुकाबले 40% कम गैस भेजी जा रही है। जर्मनी की गैस स्टोरेज अभी 58% भरी हुई है। सर्दियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे 90% भरना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ की सरकार को डर है कि सप्लाई बाधित होने की वजह से नवंबर तक ये लक्ष्य शायद ही पूरा हो पाए। सर, क्या चिंता है जर्मनी की और कितनी बड़ी, कितनी गहरी ये चिंता? जर्मनी की चिंता रूस की तरफ से गैस की आपूर्ति में जो जगह जगह काफ़ी यूरोप के कई देशों को जो जिस तरीके की आपूर्ति रेगुलेट की जा रही है उसे लेकर, और जर्मनी की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में है, महंगाई रिकॉर्ड पर है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इस समय जर्मनी की चिंता ये है कि रूस का कहना ये है, गैसप्रोम का कहना ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में रेगुलर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए आपूर्ति में कमी आई है। पर जर्मनी के गैस उद्योग का और इंडस्ट्री का ये मानना है कि आमतौर पर जब गैसप्रोम अपनी गैस पाइपलाइन को मेंटेन करती है तो वो दूसरी पाइपलाइन के जरिए, जिसमें यमाल पाइपलाइन है, उसके जरिए वो जर्मनी को और बाकी यूरोप के देशों को गैस भेजती है। लेकिन ऐसा इस बार होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। ये रूस का रणनीतिक एनर्जी वेपन है जिसके जरिए वो जर्मनी में गैस की कमी पैदा करना चाहता है और उसके कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ाना चाहता है। जर्मनी बिल्कुल रिसेशन के वर्ज पर खड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था दबाव में है, और अगर गैस की कीमतें और बढ़ी और गैस की शॉर्टेज हुई तो जर्मनी की इकोनॉमी एक छोटी रिसेशन में स्लिप कर सकती है। गैस की आपूर्ति को लेकर, रूस से गैस की आपूर्ति को लेकर उलझन कई जगह है। 2 दिन पहले हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि इटली को गैस की आपूर्ति में कमी हो रही है। पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप की कई सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको रूस गैस की आपूर्ति को रेगुलेट कर रहा है, उसमें कटौती कर रहा है। बिल्कुल सर, एलएनजी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके तार भी क्या यहीं से जुड़े हैं? शुभम, एक अजीब सा स्क्रैम्बल या एक तरीके की भगदड़ मच गई है गैस के बाजार में, एलएनजी के बाजार में। आज एलएनजी के बारे में जो ताज़े आंकड़े हमको मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। 10 साल का जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब 2021 के रेट से 75% ऊपर पहुंच गया है। एलएनजी आमतौर पर, एलएनजी की आपूर्ति तात्कालिक तौर पर ओपन मार्केट में नहीं होती, ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होती है जिसमें 8 और 10 साल के अनुबंध किए जाते हैं, क्योंकि आपको नियमित गैस की सप्लाई की ज़रूरत है। और जो एलएनजी इंडस्ट्री के या एलएनजी मार्केट के जो आंकड़े हमें वो बता रहे हैं कि जो लिक्विड नेचुरल गैस जो समुद्री रास्ते के जरिए
किसी देश में मंगाई जाती है। गैस आने का दूसरा तरीका पाइपलाइन है, पर जो एलएनजी आती है उसका जो एंड यूज़र मार्केट है एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यानी यूरोप के देश, खासतौर से यूरोप के देश और दुनिया के बाकी देश भी इस तैयारी में हैं कि रूस की गैस की आपूर्ति सीमित होगी, बंद होगी। जो हमने जर्मनी में देखा अभी तत्काल, उसके लिए अगले 5 साल और 6 साल के लिए एलएनजी की आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्थाएं की जा रही। हमने मनी सेंट्रल में दर्शकों को बताया था कि यूरोप ने मध्य पूर्व के देशों के साथ, जीसीसी के साथ एनर्जी के क्षेत्र में एक समझौता किया है। जर्मनी ने कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति को लेकर पहले ही एक डील की है, मई में जो रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद, ये युद्ध शुरू होने के बाद हुई है। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो एलएनजी की डिमांड बढ़ रही है और एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भगदड़ मची हुई दुनिया के देश, जो उपलब्ध एलएनजी के मार्केट हैं, जहां से इसमें कतर एक महत्वपूर्ण बाजार है जहां से जा सकती है। और दूसरी चीज़, इसका असर हमें गैस की कीमतों पर में दबाव के तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल। अब बात करेंसी वॉर की। दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से करेंसी वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिकी डॉलर में तेजी बनी हुई है और अमेरिकी डॉलर के सामने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के कई विकसित देश भी ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। खासकर यूरोप और पश्चिम के देशों ने ब्याज दर बढ़ाकर अपनी करेंसी को सहारा दिया है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और यूके में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई और करेंसी को सहारा दिया गया। लेकिन केंद्रीय बैंकों के इस कदम से करेंसी वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। साथ में करेंसी की मजबूती की वजह से यूरोप के कई देशों में निर्यात पिछड़ सकते हैं। सर, ये कैसा करेंसी वॉर अचानक छिड़ गया और क्यों छिड़ गया ये? जो ये बिल्कुल उल्टा करेंसी वार है। आमतौर पर करेंसी वार का शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस करेंसी वार शब्द का इस्तेमाल कोट और अनकोट के साथ किया जा रहा है दुनिया के चर्चाओं में। आमतौर पर करेंसी वार की जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी याद में, वो ये हैं कि कोई देश अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है ताकि उसके निर्यात सस्ते हो सकें और वो दुनिया के बाजारों में जिन बाजारों में वो अपना सामान बेचता है उसे वहाँ ज़्यादा हिस्सा मिल सके और वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जो उस देश के उत्पादक हैं, उन्हें तगड़ी प्रतिस्पर्धा दे सके। चीन की तरफ से या साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज की तरफ से, अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसका बिल्कुल उल्टा ये हो रहा है कि मैं जब अभी इंडेक्स चेक करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी डॉलर का इंडेक्स जो रिकॉर्ड स्तर पर है, 105 के स्तर पर है, उसकी तुलना में यूरोप की प्रमुख करेंसीज बुरी तरह डिवैल्यू हुई हैं, टूटी हैं। रुपया भी उसमें शामिल है जो एशिया की करेंसीज में, पर यूरोप से इसमें ज़्यादा चुनौती दिखाई दे रही है। यूरो इंडेक्स करीब यूरोबर्ग का यूरो इंडेक्स 10% गिरा है। ब्रिटिश पाउंड इंडेक्स 7% मई 2021 के बाद गिरा है। जापान का मई 2021 के बाद 20% गिरा है। और जो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स है, वो फरवरी के बाद से करीब 5% नीचे आ चुका है। यानी जितनी बड़ी करेंसीज जिनमें एक्सचेंज के तौर पर ट्रेड होता है डॉलर के साथ, उन सारी करेंसीज की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरी है। अब इस करेंसी वार में हो यह रहा है कि इन देशों के केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत का बैंक भी शामिल है, बहुत तेजी के साथ अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। और जैसे जैसे वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं, उनकी करेंसी को मजबूती देने की कोशिश की जाती है ताकि डॉलर की तुलना में करेंसी में का डिवैल्यूएशन रोका जा सके। अब तर्क इसमें यह है कि आमतौर पर करेंसी का डिवैल्यूएशन किसी निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इन देशों की चिंता इस समय निर्यात नहीं है। पहली चीज तो ये कि दुनिया में व्यापार में या ट्रेड में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं। अभी दुनिया के व्यापार को प्री कोविड और उससे पहले की स्थिति में पहुंचना ज़रूरी है। तो दुनिया के बाज़ारों में इतनी मांग भी नहीं है जितनी मांग की ज़रूरत है। इनकी बड़ी चिंता यह है कि इनकी करेंसी टूटने के कारण और डॉलर में ही सारी इन्वाइसिंग होने के कारण इनके पास इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। ये इन्फ्लेशन का या महंगाई का आयात कर रहे हैं, जो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह तोड़ रहा है। खासतौर से यूरोप की बात देखें या कनाडा को देखें, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं, खासतौर से यूरोप के देशों के साथ काफ़ी दबाव है। सर, तो अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होगी? डॉलर को मजबूत होने देगा या आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा मजबूती ठीक नहीं है अमेरिका की? नहीं, अमेरिका इस समय फिलहाल डॉलर की मजबूती के पक्ष में दिखता है और इसीलिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा कि कनाडा के सेंट्रल बैंक ने या यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक ने चार्ट प्रस्तुत किया अपनी मीटिंग में और बताया कि किस तरह से उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। दरअसल क्या हो रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछले 1 दशक से जो अमेरिका में निवेश हो रहा है दुनिया के देशों से, खासतौर से जो अमेरिका जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं उनमें जो निवेश हो रहा है, वो अमेरिका के बजट डेफिसिट के फिनांस का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा जरिया है।
जब भी डॉलर की दुनिया की बाकी करेंसी की तुलना में मजबूत होती है तो जो संपत्तियां या जो विकल्प निवेश के उपलब्ध होते हैं, खासतौर से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, वो सेफ हेवन के स्टेटस में चले जाते हैं और दुनिया का पैसा निवेश के लिए वहां जाता है। वो पैसा दरअसल अमेरिकी सरकार के डेफिसिट को फिनांस कर रहा है। तो फिलहाल अमेरिका का सेंट्रल बैंक और अमेरिका के अंदर जो वित्तीय फैसले लेने वाले लोग हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अभी डॉलर की डिवेल्युएशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया तो इस समय जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है, टैक्स कम करने की बात चल रही है, डेमोक्रेट्स को काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम लाना है, ऐसी स्थिति में अगर डॉलर में डिनोमिनेटेड एसेट्स में आने वाला निवेश कम हुआ तो उसका असर वहां राजकोषीय घाटा बढ़ने पर लगेगा। इसलिए जो मौजूदा परिस्थिति, उस परिस्थिति में डॉलर की मजबूती कुछ समय तक रहने वाली, और जब तक डॉलर की मजबूती या डॉलर में गिरावट नहीं शुरू होगी तब तक यूरोप की और बाकी दुनिया की करेंसीज बेटर नहीं हो पाएंगी और उसका सीधा तार हमें भारत के विदेशी मुद्रा, भारत के स्टॉक मार्केट से दिखाई देता है। हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे तो ज़्यादातर विशेषज्ञों का यह मानना था कि जब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकेगी तब अमेरिका में डॉलर की कीमतें स्थिर होंगी, यानी उसमें जो मजबूती आ रही है वो कम होगी और थोड़ा डिवेल्यूएशन होगा। अमेरिका भी अभी अपने निर्यात पर उतना ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है जितनी कोशिश उसे अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकने को लेकर, और जब ये होगा तब उसके बाद भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लौटने का रास्ता बनेगा। तो इसलिए एक दिलचस्प करेंसी वार है जो आमतौर पर अपनी मुद्राओं को कमजोर करके निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि अपनी मुद्राओं को मजबूत करके आयात सस्ता करने के लिए बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, और महंगाई, अंशुमन जी ने जैसा बताया कि अमेरिका की अभी सबसे पुख्ता, सबसे बड़ी समस्या है जिससे वो लड़ रहा है, बाकी सारी चिंताएं भी उसके पीछे हैं। देश में मानसून की शुरुआत को लगभग 1 महीना होने को है और देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में मानसून की बरसात हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां बरसात में भारी कमी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो 23 जून तक देश भर में औसतन 110.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो लगभग सामान्य के बराबर है, लेकिन खरीफ फसल उत्पादन के लिहाज से कई महत्वपूर्ण राज्यों में सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है। सर, ओवरऑल डेफिसिट बता रहे हैं कि खत्म हो गया है मानसून का, लेकिन राज्यवार क्या स्थिति है? राज्यवार स्थिति हमारे सामने चार्ट पर है। जैसे आप देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सामान्य से 77% कम बरसात हुई है, गुजरात में 49% है, महाराष्ट्र में मानसून डेफिसिट 41% के आसपास है, उड़ीसा में 30% है। मतलब आप मध्य प्रदेश और की हालत पिछली बार से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप भारत की पूरी ग्रेनरी बेल्ट आप देखें, जो मध्य प्रदेश, हरियाणा से झारखंड, बिहार होते हुए और पश्चिम भारत में और मध्य उत्तर भारत में सब जगह मानसून डेफिसिट में है, सामान्य से कमजोर और खराब है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मानसून रिकवर कर गया है, करीब 5% या 4% का डेफिसिट है। और यही बात हम शुरुआत से जब मानसून पर चर्चा मनी सेंट्रल में कर रहे हैं तो शुभम, हम बराबर इस बात पर चर्चा में हम लोग ये बताते रहे कि मानसून का पूरा नेशनल एवरेज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण होता है उसका क्षेत्रीय वितरण, बारिश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है, और वहां हमें चुनौती दिख रही है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है मानसून को आए हुए, अब मानसून की स्थिति थोड़ी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जहां से सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन आना है, जहां से सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन आना है, वहां अगर मानसून की बारिश समय पर नहीं हुई तो सोइंग लेट होने का खतरा है, बुआई लेट होने का खतरा है, क्योंकि यहीं से खरीफ की बड़ी सोइंग आती है। तो इसलिए अब हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि हमारे पास खरीफ की सोइंग के आंकड़े क्या आते हैं। जो खरीफ की बुआई के आंकड़े जल्दी ही हमारे सामने आएंगे, उनकी रोशनी में हमें समझ में आएगा कि मानसून में अगर इन इलाकों में देरी हुई और दोबारा तेजी से सक्रियता नहीं दिखाई दी। पिछले साल भी हमने ऐसी स्थिति देखी थी जब एक पीरियड के लिए कई इलाकों में मानसून डिले हुआ था या मानसून की बारिश कम हुई थी। तो मानसून का स्वभाव थोड़ा सा पशोपेश और असमंजस पैदा करने वाला है। बिल्कुल, तो भले ओवरऑल डेफिसिट 2% रह गया हो, लेकिन अभी राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है, और वो भी वो राज्य जो खरीफ की पैदावार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो अगले 15 दिन मानसून के लिहाज से सबसे क्रूशियल समय है, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। हर फ्राइडे हम ट्रैकर लेकर आते हैं, अगले फ्राइडे तब की स्थिति आपको फिर अगले मनी सेंट्रल में बताएंगे। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के संकेत दिखना शुरू हो गए हैं। कई प्रमुख कमोडिटीज़ की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर में जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, उनकी वजह से मांग प्रभावित हुई है और मंदी की आशंका गहराई। यही वजह है कि कमोडिटीज़ की कीमत में गिरावट आई है। सर, क्रूड और गैस से लेकर और वीट तक आप कहीं चले जाइए, लगातार गिरावट बनी हुई है। क्या ये मंदी के संकेत हैं? तात्कालिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जैसे से ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत आना शुरू हुए, कमोडिटी मार्केट इसका पहला रिफ्लेक्शन होता है। जो
माहौल बदलने का या मौसम बदलने का संकेत देता है। ये चार्ट सामने है हमारे सामने। 2022 की जो का इस साल का जो सबसे ऊंचा स्तर है, उससे निकल करीब 50% टूट चुका है, एल्युमिनियम 36% टूट चुका है, नेचुरल गैस की कीमत 33% गिर चुकी है, गेहूं, जिंक, ये सारी प्रमुख कमोडिटीज़ में गिरावट आ चुकी। हालांकि इनके हाई बहुत ऊंचे थे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इनकी कीमतें बढ़ी थी इस साल युद्ध के कारण या तात्कालिक परिस्थितियों के कारण। ये बढ़ोतरी स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन ये गिरावट बाजार में गहरे दबाव का संकेत कर रही है कमोडिटी बाजार की तरफ से। एक दो बड़ी होप की चीज़ें जो बाजार को दिखाई दे रही हैं वो ये कि अगर चीन में की इकोनॉमी में उतनी तेज कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा जितना तेज कॉन्ट्रैक्शन हमें इससे पहले बाकी अर्थव्यवस्थाओं में दिखाई दे रहा है खासतौर से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, तो अगर चीन की डिमांड थोड़ी बेहतर रहती है या चीन की डिमांड में उतनी तेज कमी नहीं आती है तो हमें शायद कमोडिटीज़ की कीमतों में कुछ थोड़ी बहुत स्थिरता दिखाई देगी। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के में प्रमुख कमोडिटी कंपनियों के स्टॉक्स देखें तो अपने हाई लेवल से 20 से 25% टूट चुके हैं। चलिए, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का कहना है कि देश के आर्थिक हालात मौजूदा समय में सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन नितिन परांजपे ने अपने शेयर होल्डर्स को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए जानकारी दी। नितिन ने कहा कि 14 महीने से थोक महंगाई दर दहाई के आंकड़े में बनी हुई है और उन्हें याद नहीं कि पहले इतने लंबे समय तक महंगाई डबल डिजिट में कब रही थी। हालांकि शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए नितिन ने यह भी कहा कि महंगाई की वजह से कंपनी के बिक्री वॉल्यूम तो घटे हैं, लेकिन कंपनी अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाती रहेगी। सर, कैसा समय देख रही हैं ये एफएमसीजी कंपनियां आने वाले दिनों में? हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन का लंबा इंटरव्यू और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले और संकेत देता है और वहीं से हमें बाजार की पल्स या बाजार की नब्ज समझने का मौका मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि किसी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था गहरे कठिन दौर में गुजर रही, और जब कोई एफएमसीजी कंपनी शुभ में कहती है अर्थव्यवस्था गहरे दौर में या कठिन दौर में है तो दरअसल ये संकेत देना चाहती है कि खपत और मांग की दृष्टि से समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं, और ये बात एफएमसीजी खुलकर हिंदुस्तान लीवर की तरफ से कही गई है। हिंदुस्तान लीवर ने एक तरह से ये भी स्वीकार किया है कि वो नुकसान उठाकर भी, मांग का नुकसान उठाकर भी कीमतें बढ़ाने को मजबूर है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि वो कीमतें आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जो बात हम लगातार अपनी चर्चाओं में कहते रहे और इस बार हम फिर इकोनॉमिक में महंगाई के भीतरी ढांचे पर चर्चा करेंगे, जहां पे समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थोक महंगाई 14% के दहाई के अंक में है और खुदरा महंगाई पर उसका असर नहीं दिख रहा है, इसलिए आने वाले समय में कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु उनकी बातचीत में ये भी दिखता है। और चौथी चीज़ ये है कि वो ओवरऑल जो डिमांड का सिनेरियो है, जो मांग की परिस्थिति है, वो उन्हें अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो अब ये एक किस्म की शुभम सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी, खुद को नुकसान करने वाली स्ट्रेटजी है कंपनी की। जब कंपनियां कमजोर मांग के बीच अपने उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ाती चली जाती हैं, क्योंकि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, लागत बढ़ाने वाली इन्फ्लेशन है जो डिमांड को ख़त्म करती है। और ये बात कहते हुए हिंदुस्तान लीवर के प्रमुख के दिमाग में क्या चल रहा है समझा जा सकता है कि वो जान रहे हैं कि इस समय कीमतें बढ़ाने से उनके उत्पादों की खपत कम होगी, लेकिन लागत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें ये कीमतों में बढ़ोतरी लोगों को पास ऑन करनी होगी। ये बेहद दुविधा की स्थिति होती है हमेशा बाजार में, और वो इस दुविधा की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तभी उन्होंने ये इस बात का प्रयोग किया कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रही है। बिल्कुल, और इसी बात को पुख्ता करने वाला एक सर्वे भी हमारे साथ है। महंगाई की वजह से शहरी भारतीयों ने अपने ज़रूरी खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। निजी संस्था YouGov के सर्वे में ये बात कही गई है। 1000 से ज़्यादा लोगों पर ऑनलाइन किए गए सर्वे में बताया गया कि पिछले 6 महीने के दौरान शहरी भारतीयों ने ईंधन, कपड़ों और रेस्टोरेंट पर होने वाले खर्च में कटौती की है। सर्वे में 46% लोगों ने कहा कि एक साल में उनके जीवन जीने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि 33% लोगों ने माना कि लागत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए आप मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो मनोज कुमार ने आपके लिए तैयार की है, जो ये बता रही है कि बाजार में आटे के भाव बढ़ने लगे। इसकी वजह कहाँ छुपी है वो आपको इस पैकेज में पता चलेगा। गेहूं उपज में कमी को देखते हुए सरकार ने इसका एक्सपोर्ट क्या रोका? निर्यातकों ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की काट निकाल ली और गेहूं की जगह सीधे आटे को ही निर्यात करने लगे। निर्यात बढ़ने का ही असर है कि कई जगहों पर आटे का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। सरकार ने 13 मई को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और उस समय मध्य प्रदेश के रेवा शहर में आटे का भाव 32 रुपए था, जो अब बढ़कर 41 रुपए तक पहुंच चुका है। जबलपुर, राजकोट और कलबुर्गी में भी इसी तरह कीमतें बढ़ी हैं।
आटा निर्यात आंकड़े बढ़े हुए एक्सपोर्ट की साफ गवाही भी दे रहे हैं। पिछले साल पूरे वित्त वर्ष के दौरान देश से 5.7 लाख टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ था। मासिक औसत निकालें तो 50,000 टन से भी कम बैठता है और इस साल 2.5 महीने यानी 1 अप्रैल से 14 जून तक ही 2.6 लाख टन आटा निर्यात हो चुका है। और सरकार का मानना है कि 13 मई के बाद निर्यात ने ज्यादा रफ्तार पकड़ी है। आटे के बढ़े दाम और निर्यात में हुई बढ़ोतरी अब सरकार की नजर में चढ़ चुके हैं और जरूरत पड़ी तो सरकार आटे का एक्सपोर्ट भी बंद कर देगी। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि आटा निर्यात और इसकी कीमत पर सरकार की नजर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर कदम भी उठाएगी। उनका कहना है कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध है। ऐसे में गेहूं का आटा तैयार कर उसका अधिक निर्यात प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद दुनिया के कई देशों से भारतीय गेहूं के लिए जबरदस्त मांग है और जरूरत को देखते हुए सरकारी स्तर पर भारत गेहूं भेज भी रहा है। यही वजह है कि 2.5 महीने में देश से लगभग 30 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट हो चुका है और इसमें आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट तो प्रतिबंध लगने के बाद ही हुआ है। 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध के बाद अकेले बांग्लादेश को ही 15 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है और ट्रेड एक्सपर्ट बताते हैं कि बांग्लादेश अपने लिए भारत से और गेहूं की मांग कर रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया, ओमान, यूएई और यमन ने भी भारत से गेहूं सप्लाई के लिए बोला है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। गेहूं निर्यात के करीब 20 करोड़ टन वैश्विक बाजार में 1/4 से ज्यादा सप्लाई इन दोनों देशों से ही होती रही है, लेकिन युद्ध की वजह से दोनों देशों की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। यही वजह है कि गेहूं आयात करने वाले देश भारत से सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौसम की मार की वजह से भारत में भी उपज कम रही है। ऊपर से सरकारी गोदामों में भी स्टॉक गिरा है। ऐसे में भारत भी एक लिमिट से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता और यही स्थिति गेहूं के आटे को लेकर भी है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में 80 करोड़ भारतीयों के लिए शुरू की गई फ्री राशन स्कीम को अब वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने लाल झंडी दिखा दी है। सरकार ने इस स्कीम को फिलहाल सितंबर तक बढ़ाया है और अनुमान है कि योजना की वजह से सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.87 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन योजना को अगर मार्च 2023 तक बढ़ाया गया तो ये बिल बढ़कर 3.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सब्सिडी के इसी बोझ की वजह से सरकार के खर्च विभाग ने इस योजना को लेकर हाथ खड़े कर दिए। इस योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। सर, कब तक मिलेगा ये सस्ता राशन? लगता है आपको कि अब आगे मुसीबत बढ़ी है? अगर आप वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट देखें और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, जो इस रिपोर्ट से हमें पता चला, उस हिसाब से ये बहुत स्पष्ट है शुभम कि सरकार का बजट गहरे दबाव में। ये बात हमने रिजर्व बैंक की चर्चाओं में भी कल कही थी कि फिस्कल साइड में भी उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं, बजट के साइड में भी उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं जितनी बड़ी चुनौतियाँ मॉनेटरी या मौद्रिक हिस्से में। अब यहाँ सब्सिडी की गहरी दुविधा दिखती है। सब्सिडी के 3 बड़े हेड हैं। एक बड़ा हेड फर्टिलाइजर है, जिसमें सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का आकलन किया था, जो पहले ही बढ़कर 2.15 लाख करोड़ रुपए हो गई और आने वाले समय में फर्टिलाइजर की सब्सिडी को पास न करना या उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी रोकना मजबूरी होगी सरकार के लिए, यानी वो एक एडिशनल सब्सिडी बर्डन बजट पर दिखाई देगा। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रियायत सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करके दे चुकी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें दोबारा बढ़ाने की नौबत है, क्योंकि तेल कंपनियों को और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो तीसरा बड़ा हिस्सा है वो ये गरीब कल्याण योजना, ये सस्ता अनाज है, जिसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बजटेड थी, 2.87 लाख करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है और अगर इसे और बढ़ाया जाएगा तो 3 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। अब यहां से कॉर्नर कट करने की चुनौती है सरकार के पास। अगर वो बाकी हिस्सों में सब्सिडी बरकरार रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, तो उसे खाद्य सब्सिडी को कम करना होगा, क्योंकि तीनों बड़े हेड सब्सिडी के पेट्रोलियम में टैक्स रियायत और ये 2 बड़े सब्सिडी के हेड एक साथ चला पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा। ऐसी सिचुएशन में वित्त मंत्रालय की तरफ से संकेतों में यह भी कहा गया है कि अगर अब इसके बाद एक्साइज ड्यूटी में कटौती की नौबत आई पेट्रोल डीजल पर, जो टल रही है अगर कटौती की नौबत आई, तब तो फिर इन सब्सिडी स्कीमों को चलाए रखना और भी मुश्किल होगा। हालांकि ये स्कीम राजनीतिक रूप से सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बार सरकारें जो चीज़ें मुफ्त बांटना शुरू करती हैं, सस्ता बांटना शुरू करती हैं, उन्हें वापस लेना हमेशा बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन इस बार के राजकोषीय दबाव ऐसे हैं कि ये स्कीम लंबे समय तक चल पाएगी और उसके साथ टैक्स में कटौती की जा पाएगी, ये थोड़ा सा इस समय कठिन दिखाई देता है। अगले 1-2 महीनों में हमें और राजकोषीय परिस्थिति के बारे में जब स्थिति पता चलेगी तब समझ में आएगा कि इसका सरकार के लिए इसका नज़रिया क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि स्कीम पूरे देश में चल रही थी तो ऐसा भी नहीं कि आप कुछ हिस्सों में इसे रोक सकें, इसे बंद करना पड़ेगा तो पूरे देश में बंद करना पड़ेगा, तभी सब्सिडी में कमी हासिल हो सकेगी। बिल्कुल, तो ये अभी आसान नहीं है डगर फ्री राशन की। आगे सरकार जितना इसको आगे बढ़ाएगी कहीं ना कहीं सरकार के बजटों पर बोझ उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे होगी मनी सेंट्रल में। लेकिन उससे पहले सर इकोनॉमिकम लेकर आएंगे। अर्थात में इस बार क्या खास लिखा है आपने? हम लोग लगातार महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं और इस बार हम आपको महंगाई का एक ऐसा भीतरी राज बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि रिजर्व बैंक को, सरकार को ये कहना पड़ा है कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी महंगाई बढ़ती चली जाएगी या आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। क्या वजह है? कैसे ये महंगाई जिद्दी और व्यापक हो चुकी है? ये वो महंगाई नहीं है जिस महंगाई का भारत आमतौर पर सामना करता रहा है। ये बिल्कुल एक अलग किस्म की महंगाई है, एक अलग किस्म की इन्फ्लेशन है जो भारत में अब दिखाई दे रही है। तो क्या है वो इन्फ्लेशन, कहाँ से आ रही है और क्यों रिजर्व बैंक या सरकार इस महंगाई पर नियंत्रण को लेकर इतने आश्वस्त और नहीं है? क्यों उन्हें लगता है कि इसे कम होने में लंबा समय लगेगा? हम आपको इकोनॉमिकम में विस्तार से बताएंगे आंकड़ों के साथ कि महंगाई के घर में हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो इकोनॉमिकम में आप हमारे साथ रविवार को 11:15 बजे जुड़िएगा और मनी सेंट्रल में सोमवार को शाम 7 बजे। फिलहाल इजाज़त दीजिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप सब लोग वीकेंड मनी 9 के साथ बिताइए। बुरा ना मानो टैक्स है, मकान दुकान, खर्च बहादुर, इकोनॉमिकम, किस्सों के सिक्के, सारे शोज आपके लिए एकदम तैयार हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।